नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके साथ हूँ हिस्ट्री की एनसीईआरटी लेकर। तो पिछले वीडियो में हमने 4 पॉइंट्स इस चैप्टर के पढ़ लिए थे। आज हम 5वां पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जो है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था फेयंस के बारे में, और अब उसके अलावा कुछ और शिल्प जो हड़प्पावासी बनाते थे, क्या क्या उत्पादन करते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो, जिसकी जो क्षेत्रफल है वो 125 हेक्टर बताया जाता है, इसकी तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टर की बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। यहाँ पे चहुंदड़ों की बात हो रही है साथियों। चहुंदड़ो देख लीजिए आप। चहुंदड़ो जो यहाँ पे शिल्प उत्पादन का जो केंद्र है, वो मुख्य केंद्र चहुंदड़ो माना जाता है। जहाँ पे क्या क्या कार्य होते थे, मन के बनाने का कार्य होता था, शंख की कटाई, धातु कर्म, मूरों निर्माण तथा बाट बनाना, ये सब काम चहुंदड़ों में होते थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए शिल्प निर्माण का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है, तो वो चहुंदड़ो है। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो वो है 7 हेक्टर। इसकी तुलना में मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्रफल है वो हमें बताया गया है 125 हेक्टर। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता। मनकों में ये लोग कौन कौन से जो पदार्थ है वो यूज़ करते थे, उसके बारे में बताया गया है। वो है, देखिए, कॉर्निलियन जो है ये एक सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है। इसके अलावा जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी। सेल खड़ी को हमने मूरों के बारे में भी पढ़ा है कि जो मूरें होती थी वो सेल खड़ी के पत्थर की बनी होती थी। कांसा तथा सोने और तांबा जो मुख्य यहाँ की धातु थी, ये धातुएं यहाँ पे यूज़ की जाती थी। शंख, फेयंस और पक्की मिट्टी, इन सभी का उपयोग जो है मन के बनाने के अंदर होता था। मन के 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार। ये इतना खास नहीं है। जो यहाँ पे मेन पॉइंट है वो है इनको बनाने में उपयुक्त की गई सामग्री, जो यहाँ पे हमने पढ़ी है। और इनका प्रमुख स्थल जो है, कहाँ पे ये बनते थे, वो है चहुंदड़ो। ये देखिए यहाँ पे राइट में जो दिया गया है ये आपको मन के और इसकी माला दी गई है, और लेफ्ट में आपको जो दी गई है वो एक औजार होता था जिनसे मन के बनाए जाते थे। अब देखिए नेक्स्ट जो है, यहाँ पे हमको कुछ पात्र दिए गए हैं। मिट्टी से बने हुए मृद भांड है, जो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती है। आप कभी भ्रमण करें तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इनके ऊपर जो चित्रकारी की जाती थी, रेखा चित्र उकेरे जाते थे, ये भी शिल्प कला के अंदर आता है। सेल खड़ी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम। सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है जो आसानी से उस पर कुछ भी कार्य किया जा सकता था, यानी मोहरे, मनके, कुछ भी बनाया जा सकता था। ये एक मुलायम पत्थर होता था। इससे कैसे बनाते थे कि सेल खड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार करते थे। फिर ठोस पत्थरों से बनने वाले जो आकार है वो केवल ज्यामिति होते थे, लेकिन जो सेल खड़ी है उससे किसी भी आकार के बनाए जा सकते थे। नेक्स्ट देखिए आप, कॉर्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। ये तो हमने पढ़ा मनकों के बारे में। इसके बनाने का जो चरण है वो क्या होता था कि पहले पत्थर के पिंडों को अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से उनमें सल्क निकालकर अंतिम रूप दिया जाता था, फिर घिसाई, पॉलिश होती थी, और अंत में छेद करने के साथ ये प्रक्रिया पूरी होती थी। यहाँ पे आपको मन के बनाने की जो है प्रक्रिया दी गई है पूरी। चहुंदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चहुंदड़ो, लोथल और धोलावीरा, ये 3 जो है यहाँ से मन के बनाने के उपकरण मिले। मनकों में जो छेद करते हैं ना, वो उपकरण मिले। नागेश्वर तथा बालाकोट, ये जो 2 बस्तियां हैं, नागेश्वर, बालाकोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथियों। हम इनको कई बार नेग्लेक्ट कर जाते हैं, लेकिन यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन बनते हैं। नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। और शंख से बनी वस्तुआं, अगर आपको शंख से बनी वस्तुओं के प्रसिद्ध केंद्र पूछे तो यहाँ पे हमें फिक्स नाम दिए गए हैं, जो है नागेश्वर, बालाकोट। इनमें शंख की चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी की वस्तुएं शामिल हैं, और ये इनके निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं।
जहाँ से माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चहुंदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक भी लाया जाता था। अब उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती है? पहचान करने के लिए मूलतः हमें पता है कि प्रस्तर पिंड मिलेंगे, पूरे शंख, तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं और त्याग दिया गया जो माल होता है या फिर बचा हुआ कूड़ा करकट, इनसे जो है पुरातत्वविद पता लगाते हैं कि ये उत्पादन के केंद्र रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक जो है मृण मूर्ति दी गई है। मृण यानी मिट्टी की मूर्ति दी गई है, जो शिल्प का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। नेक्स्ट देखिए, कूड़ा करकट जो है सबसे अच्छे संकेतकों में एक है किसी भी उत्पादन स्थल को पहचानने के लिए। जैसे कि किसी चीज़ को निर्माण के लिए शंख या पत्थरों को काटा जाएगा तो टुकड़ों के रूप में इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था और इन्हें जो पीछे बचे थे ये कार्यस्थल पर छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए 6 पॉइंट, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जो माल है, कच्चा माल, वो कहाँ से प्राप्त होता था, इनमें भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मिट्टी जो है वो तो स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होती थी, लेकिन कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी और धातु जो है वो झलोडक मैदान या फिर बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप यह संकेत करते कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। जो क्या था, वो बैलगाड़ी था, ये आपको याद रखना है। संभवतः सिंधु तथा इनकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपमहाद्वीप तथा उससे आगे आने वाला माल। अब दूर दूर से जो माल आता था वहाँ के हम कुछ इम्पोर्टेंट स्थल के नाम जो है वो पढ़ेंगे। कई तरीके अपनाते थे वे माल प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पढ़ा ही था कि नागेश्वर और बालाकोट, जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध थे। शंख से संबंधित 2 बस्तियाँ हमें याद रखनी है, नागेश्वर और बालाकोट। वहीं हमने मनकों के बारे में क्या पढ़ा था, मनके, चहुंदड़ो, धौलावीरा और लोथल, ये 3 चीज़ें हमने मनकों के बारे में पढ़ी थी। सुदूर अफगानिस्तान में शोरतगुई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के लाजवर्द मणि का सबसे अच्छा स्रोत था। देखिए यहाँ पे नागेश्वर तथा बालाकोट किसके लिए, शंख के लिए। शोरतगुई जो अफगानिस्तान में, वो नीले रंग के लाजवर्द के लिए। और लोथल कार्निलियन गुजरात में भड़ोच। और सेल खड़ी जो है वो दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी गुजरात। और धातु मोस्टली राजस्थान से। और राजस्थान में भी हम पढ़ते हैं जो तांबा है वो राजस्थान के खेतड़ी अंचल से और दक्षिण भारत सोने के लिए प्रसिद्ध था। ये स्थल आपको बार बार रिवीजन करने हैं। आप जितनी बार इनको पढ़ोगे बार बार आपको मुंह पे याद हो जाएंगे। और जब मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तब ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं हमारे। फिर देखिए इसमें और कुछ इतना खास है नहीं, बस यही तांबा हमें याद रखना है, मेन खेतड़ी अंचल और दक्षिण भारत सोने के लिए। यहाँ पे आपको एक मैप दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता और पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया अरब सागर की तरफ आता है हमारे, ये देखिए। और ये सारे हड़प्पा, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे क्षेत्र जो है, मगान, दिलमुन, ये सब हमारे व्यापार के केंद्र हुआ करते थे। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। अब हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पा का जो दूर दूर के क्षेत्र है जिन्हें हम विदेश कहते हैं, वहाँ से भी संबंध था। ये देखिए एक चित्र में दिया गया, ओमान में मिला हड़प्पाई मर्तबान। हड़प्पाई मर्तबान ओमान में क्या कर रहा था, ये हमें संकेत देता है कि अवश्य ही ये यहाँ से व्यापारिक संबंध रहे होंगे, तभी जाके यहाँ का जो माल है वो वहाँ मिलता है या फिर वहाँ की कुछ चीज़ें यहाँ मिलती है। ये देखिए तांबा संभवतः अरब के प्रायद्वीप, जो अभी हमने देखा ओमान मैप में, वहाँ से तांबा मंगाया जाता था। और एक राजस्थान से, राजस्थान के साथ तांबे में एक और नाम जुड़ जाता है यहाँ पे जो है ओमान, और ये आता है अरब क्षेत्र में। रासायनिक विश्लेषण जो ये दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं और ये दोनों इनके साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र या हड़प्पाई मर्तबान जिसे हमने देखा, इसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोती परत चढ़ाई जाती थी, ये हमें ओमानी स्थलों से मिला है। और ऐसी
मोटी परतें तेल या तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता है, लेकिन हम इससे यह ज़रूर पता लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। वस्तु विनिमय आपको पता ही होगा कि आजकल हम जो पैसे दे के चीज़ें खरीदते हैं, वैसे ही पहले लोग क्या करते, वस्तुएं दे के वस्तुएं लेते थे। इन्हें वस्तु विनिमय कहते थे। ये देखिए, मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है, परंतु इस पर बना कुबड़दार रसब जो है ये सिंधु क्षेत्र से लिया गया है। ये देखिए, मुहर मेसोपोटामिया की है, लेकिन इस पे जो चित्रांकन किया गया है वो हड़प्पा सभ्यता का है। तो पूरा संबंध इससे हमें ज्ञात हो जाता है। 3री सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम है। ये देखिए, ये नाम भी बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। मगान ओमान के लिए यूज़ किया जाता था, जो तांबे के संदर्भ में हमें मिलता है। और दूसरा देखिए आप, पुरातात्विक खोजों में हड़प्पा, मूरे, बाट, पासे और मन के शामिल है। इस संदर्भ में यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लिए दिलमुन बहरीन द्वीप, यहाँ पे हम जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो देखिए आप, दिलमुन बहरीन द्वीप को कहा गया है, मगान ओमान को कहा गया है, और मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र को कहा गया है। ये 3 नाम आपको बहुत ज़्यादा याद रखने। बहुत बार एज इट इज़ पूछे जाते हैं कि हड़प्पा के लिए कौन सा शब्द यूज़ करते थे, मेलुहा, बहरीन द्वीप के लिए दिलमुन और ओमान के लिए मगान शब्द सिंधु सभ्यता के लोग यूज़ करते थे। यह लेख मेलुआ से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं। मेलुआ यानी कि हड़प्पा से कार्नेलियन, लाजवद मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुआ के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है, यानी मेसोपोटामी के जो लोग हैं वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। यानी जो हाजा पक्षी, इसको मोर माना गया है, और मोर को एक पवित्र पक्षी माना गया है हड़प्पाई सभ्यता में। तो ये भी क्वेश्चन एज इट इज़ बनता है कि पवित्र पक्षी क्या मानते थे, तो मोर, और मोर को क्या कहा गया, तो इसको हाजा पक्षी कहा गया। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि हाजा पक्षी का मतलब क्या होता है, तो मोर होता है। यह नाम अपनी आवाज़ से मिला है उसे। और ओमान बहरीन मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था, स्थल मार्ग से नहीं था, समुद्र से जाते थे लोग। मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं। यानी जो सिंधु सभ्यता है, मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा को क्या कहते थे, नाविकों का देश कहते थे। ये भी क्वेश्चन एज इट इज़ बनता है कि नाविकों का देश किसे कहते हैं, हड़प्पा या मेलुआ को। आपको कंफ्यूज करने के लिए मेलुआ भी आ सकता है ऑप्शन में, क्योंकि एनसीईआरटी से एज इट इज़ क्वेश्चन बनते हैं और हम इन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन यानी कि बहरीन द्वीप के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। तो ये भी एक फैक्ट है जो इनके संबंधों को दर्शाता है। और ये नाव के आकार की मोहर जो मेसोपोटामिया से मिली है, ये देखिए यहाँ पे जो धोलावीरा से एक सूचना पट्ट प्राप्त हुआ है, उस पे जो अंकित ये अक्षर थे, ये यहाँ पे चित्र रूप में दिखाए गए हैं आपको। ये देखिए, यहाँ से हमें एक और क्वेश्चन मिलता है कि धोलावीरा से एक सूचना पट्ट हमें मिला है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एक सूचना पट्ट कहाँ से प्राप्त हुआ है, धोलावीरा से। देखिए यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये जो इस पे अंकित चित्र है, इसे भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मूरे, लिपि तथा बाट। अब हम 7th पॉइंट पे आ गए हैं। मूरों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ की लिपि और यहाँ की जो बाट प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी बहुत सारे एज इट इज़ क्वेश्चन बनते हैं। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुंह रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मुहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ यह होता था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई, और मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। ये देखिए, ये रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन, यानी किसी भी वस्तु को जब पैक करते थे, जहाँ पे आजकल हम टेप वगैरह लगाते हैं, ये क्या करते थे, गीली मिट्टी लगा के उसको सील करके उसके ऊपर मुहरों की छाप छोड़ देते थे, ताकि उससे ये भी पता चले कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई और ये भी पता चल जाए कि ये किसने भेजा है। अब पढ़ेंगे हम लिपि के बारे में।
सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम या फिर पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। अधिकांश लेख संक्षिप्त है। यहाँ पे देखिए हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे लंबा जो अभिलेख हमें मिला है इसमें लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। निश्चित रूप से वर्णमाल्य यानी प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या व्यंजन को दर्शाता है। तो 2 क्वेश्चन हमें मिल गए। सबसे पहला तो ये कि इसमें कितने चिन्ह हैं, 26 चिन्ह हैं। और वर्णमाल्य लिपि है ये। किस प्रकार के वर्णमाल्य, जिसमें स्वर और व्यंजनों का जो समावेश होता है उसे वर्णमाल्य लिपि कहते हैं। नहीं था, देखिए यहाँ पे हम गलती कर गए। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी लाइन पढ़ने से पहले ही, पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से ये वर्णमाल्य नहीं थी, यानी इसमें कोई वर्णमाला नहीं थी, क्योंकि चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। अब यहाँ पे आपको चिन्हों की संख्या भी पूछ सकते हैं, तो लगभग 375 से 400 के बीच चिन्हों की संख्या मिलती है। और इतने सारे स्वर और व्यंजन कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्वर और व्यंजन की संख्या जो है 5 या 10 से लेकर 50 के बीच में होती है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये वर्णमाल्य तो नहीं थी। ये याद रखना है आपको। आप भी मेरी तरह कंफ्यूज मत होइएगा। और 26 चिन्ह थे इसमें, और जो चिन्हों की संख्या है वो कम से कम हमें 375 से 400 के बीच मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर मतलब इस तरह से, ऐसे, यहाँ से हम ऐसे लिखते हैं बाएं से दाईं ओर, लेकिन यह लिखी जाती थी ऐसे, दाएं से बाईं ओर। और बाईं ओर यह संकुचित है। इस तरफ जो है यहाँ से तो बहुत खुले खुले लिखे हैं, लेकिन इधर आते आते हो सकता है कि जगह कम पड़ गई हो और सारे एक साथ ऐसे यहाँ पे डाल दिए हो। तो इससे भी हमें पता चल गया कि उत्कीर्णन ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया, बाद में स्थान कम पड़ गया तो उसने क्या किया, जो है एक साथ यहाँ पे डाल दी। तो 3 जो फैक्ट हमें मिले, एक तो 26 चिन्ह मिलते हैं, वर्णमाल्य नहीं थी, 375 से 400 बीच हमें संख्या मिलती है चिन्हों की, और नेक्स्ट जो हमें पॉइंट मिला है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। लिखावट किन किन पे मिली है? मोहरों पे, तांबों के औजार, मर्तबानों के अवंठ, तांबे तथा मिट्टी की जो लघु पट्टिकाएँ हैं उन पे, आभूषण, अस्थि छड़े, और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। ये कहाँ से मिला है? अभी हमने देखा धोलावीरा से मिला है प्राचीन सूचना पट। इन सब पे हमें लिखावट मिलती है। याद रखिए, हो सकता है कि नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इतनी सारी चीज़ों पर लिखावट है, यानी कि हर कोई उसको पढ़ने में सक्षम होता था, यानी साक्षरता व्यापक थी। नेक्स्ट हम बाढ़ पे आ जाते हैं। बाढ़ के अंदर जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो ये चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। देखिए, सेल खड़ी के पत्थर से क्या बनती थी? मोहरें, लेकिन बाढ़ जो है वो चर्ट नामक पत्थर से बनते थे, और किसी भी निशान से रहित घनाकार होते थे। और इनकी जो मानदंड है वो द्विआधारी, ये देखिए 1, 2, 4, 8, 16, ये देखिए 320, 64, ये द्विआधारी दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पल्लड़े भी हमें यहाँ से मिले हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक तो ये घनाकार होते थे, चर्ट पत्थर से बने होते थे, और सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली, जिसे हम दशमलव प्रणाली कहते हैं, उससे ये नियंत्रित होते थे। और इनके निचले मानदंड द्विआधारी होते थे। द्विआधारी मतलब इवन नंबर्स। नेक्स्ट देखिए, 8th पॉइंट में आ गए हैं हम। मैं ऐसा करती हूँ कि आज हम 7 पॉइंट तक ही रखते हैं, फिर कल हम 8th, 9th में तो सभ्यता का अंत ही है, तो एक वीडियो और बनेगा, और ये 10 पॉइंट तक हमारा पूरा जो चैप्टर है ये कल हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। इसमें पीछे ज़्यादा इतने फैक्ट हैं नहीं, आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हमें देखने को मिले हैं। कोशिश करेंगे कि कल इसे हम कंप्लीट कर दें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक के पहुंच पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट 8 पॉइंट के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।